अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वो थ्योरेटिकली जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। और जहाँ तक मुमकिन था मैंने तमाम को एक्सप्लेन किया है। अब एप्लीकेशन की बात आती है कि एग्ज़ाम में कैसे आएंगे, क्या होगा। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब कुछ टॉपिक्स तो आप अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं ना, सर कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा आएगा, सर बता क्या चीज़ आ सकती है, क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। तो वो तो पता होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जैसे रेशियो एनालिसिस है, या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। ये तो कंफर्म क्वेश्चन होते हैं ना, ये तो आते ही आते हैं, इनको छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको जस्ट हाफ एन आवर में पढ़ाया है, ये गारंटीड जो है ना, ये आपके एमसीक्यू में 3 एमसीक्यूज और पेपर्स में जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो मिलाऊं तो मैं कम से कम 5 to 7 मार्क्स गारंटीड हैं इस पे। ठीक है ना, यानी वो छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब किस तरीके से यहाँ पे मैं एमसीक्यूज को इस वक्त डिस्कस करूंगा और बता दूंगा आपको कि P2 में किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिर्फ शो करने के लिए है कि कोई पेपर उठा के देख लें तो आपको आखिर के जो इन रेंज ऑफ 30 to 35 जो एमसीक्यूज हैं, आखिर के जो एमसीक्यूज हैं वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के या पॉलिसीज के होते हैं। ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास पेपर है मई जून 2020 का। ठीक है, हमारा वाला वेरिएंट है 22। उसमें लिखा हुआ है 33 के ऊपर क्वेश्चन है कि 33 एट द सीरियल नंबर ऑफ 33, कि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी डिड नॉट अकाउंट फॉर अनयूज्ड स्टेशनरी वैल्यूड एट $50। यानी ये कि इसका मतलब जो है वो मैं समझा देता हूँ, पहले आप इसका मतलब समझ लें और उसके बाद आंसर पे आएंगे। पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका समझ लें। वो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डिड नॉट अकाउंट फॉर, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। बल्कि बहुत से ऑफिस में ऐसा होता है कि स्टेशनरी जो है ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आती है, तो स्टेशनरी स्टॉक को जो है ना वो रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। या ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, इतनी लंबी बात ना करें, अगर हम इसको हम कट शॉर्ट कर लें कि अनयूज स्टेशनरी। अब अनयूज का मतलब ये है कि ये एसेट है या करंट एसेट है, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक में क्यों नहीं लिखते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कुछ जगहों पे जो बहुत बड़े ऑफिसेज होते हैं, जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे लाखों रुपए की स्टेशनरी एक वक्त में आती है, शायद मिलियंस में आती है। तो वहां पे स्टेशनरी स्टॉक मेंटेन होता है, जैसे जैसे स्टेशनरी खर्च होती जाती है वैसे वैसे उसको क्लोजिंग वैल्यू जो है उसकी कम होती जाती है, और ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टेशनरी की वैल्यू दिखाई जाती है। लेकिन जनरली अगर अनयूज स्टेशनरी आपके पास है तो उसको पूरे का पूरा एक्सपेंस आउट कर देते हैं। यहाँ जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने जो उसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है, अभी तो इनकर्ड नहीं हुआ, अभी तो स्टेशनरी खर्च नहीं हुई, तो इसको स्टॉक में क्यों नहीं दिखाते हैं। ठीक है, ये उनका सवाल है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड नॉट डिड द कंपनी अप्लाई, क्यों उन्होंने स्टॉक रिकॉर्ड नहीं किया उसको। मैचिंग कॉन्सेप्ट अक्रूवल प्रीपेड्स के लिए होता है, व्हेन एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द ईयर एंड, सॉरी एक्सपेंसेस आर नॉट पेड बाय द ईयर एंड तो वो अक्रूवल बन जाते हैं, ओवर पेड हुए में तो प्रीपेड बन जाते हैं, तो ये अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। मनी मेजरमेंट सी जो है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो चीज़ें जिनको मॉनेटरी सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को लिखेंगे जो मॉनेटरी वैल्यूज में में जो है रिकॉर्ड की जा सकती हैं, जैसे इमोशंस हो गया। ठीक है। वर्क एथिक्स हो गए, ये रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इनको मेजर नहीं कर सकते। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर, कि आप एडवांस में एक्सपेंस जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो द आंसर इज बी। इसकी वैल्यू इतनी कम होती है अनयूज स्टेशनरी की, $100 होगी, $150 होगी, तो उस इतनी इतनी वैल्यू को जो है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो बी है। मटीलिटी कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होता है। इसको बहुत शॉर्ट में भी पढ़ा जा सकता था, जैसे मैंने कहा है कि अगर जिनको समझ में आ गया है उनके लिए बहुत अच्छा है। कुछ को जो है ना बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा, कुछ के लिए मैंने पूरा एग्जाम्पल आपको बता दिया है। ये हरगिज मतलब नहीं है कि रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एज एन स्टॉक क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो भाई उसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसको क्या रिकॉर्ड करें। उसके बाद है 34 पे, अ ट्रेडर रोट ऑफ द बैलेंस ऑन अ क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट एज अ इररिकवरेबल डेट। ठीक है।
मतलब बैड डेट रिकॉर्ड कर रहे हैं एक कस्टमर को जो कि क्या नाम है, राइट ऑफ हो चुका है। तो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाज अप्लाइड? तो इसके ऊपर जो है वो ट्रेडर राइट ऑफ रूट ऑफ द बैलेंस ऑन द क्रेडिट है। अच्छा, a trader wrote off the balance on a credit customer's account as irrecoverable. Which accounting principle is being applied? अच्छा जी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इससे अप्लाई नहीं होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज रिगार्डिंग बिजनेस है ना, ओनर्स ट्रांजेक्शंस और उनका जो रिलेशन है उस मुतालिक है। कंसिस्टेंसी इज अबाउट द पॉलिसीज कि आप एक साल दूसरे साल लिखेंगे। मनी मेजरमेंट जो है वो ऊपर मैंने अभी बताया है आपको कि वो किन चीज़ों के लिए होता है। देयरफॉर द आंसर इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, दैट वी नीड टू रिकॉर्ड ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर एंटिसिपेटेड। ठीक है, एक कस्टमर जो है वो अगर एक्सपेक्टेड है कि वो नहीं रिकवर्ड होगा और आपको इन एनी केस रिकवर्ड नहीं होने वाला, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और अगर यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखा होता तो वो भी एप्लीकेबल हो जाता। इररिकवरेबल डेट्स जो है वो मैचिंग और अप्रूवल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब सवाल आपको वैसे बात है एग्जामिनर इनसे मिलते जुलते ही देते हैं, तो वो यही छोटे छोटे चेंजेस जो है वो डेवलप करते हैं और आंसर जो है बन जाता है। इसके बाद हमारे पास है a limited company applied the accounting objective, it's not a concept, objective है ये। आई थिंक कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो है बताया हुआ है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेरेबिलिटी इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, विच इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज पे इसका जो है वो जो है वो क्या इफेक्ट होगा, उन मतलब उनका कौन सा पर्पस, उनका कौन सा टारगेट अचीव हो रहा है इस पॉलिसी को अप्लाई करने से। दे कैन बी इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप टू डेट। नहीं, ये रिलायबिलिटी पे आ जाता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबिलिटी हो या उनकी जो अथेंटिसिटी है उसके ऊपर बात आती है, ये इस पे अप्लाई नहीं होता। दे कैन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अदर बिजनेस। बिल्कुल जी। कंपेरेबिलिटी का जो फंक्शन है वो यही है कि आप उसको दूसरे बिजनेसेस के साथ जो है वो कंपेयर कर सकें, देयरफॉर द आंसर। और ये एक इंडिकेशन भी है इसके अंदर, सिमिलैरिटी और कंपेरेबिलिटी जो है, जो आपको एक कनेक्शन प्रोवाइड कर सकती है। सो बी इज द आंसर। ठीक है, मैं बाकी आंसर भी पढ़ लेता हूँ कि वो क्यों अप्लाई नहीं हो रहे इसके ऊपर। दे कैन बी अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली। नहीं जी, इसके लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह लिखे हुए हो कि वो उसकी रीडेबिलिटी सबके लिए बेहतर हो। दे कैन बी दे कैन यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए होता है, कंपेरेबिलिटी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, या बैलेंस शीट की ग्रोथ चाहिए होती है कि उसको उसके ऊपर आप कोई डिसीजन जो है वो कर सकें। तो कंपेरेबिलिटी का जो स्पेसिफिक पर्पज है वो एक दूसरे से कंपेयर करना है, दूसरे बिजनेसेस से कंपेयर करना है। उसके बाद आ जाता है, अब बिजनेस रिन्यूड एन इंश्योरेंस पॉलिसी, द टोटल अमाउंट पेड was charged as an expense in the income statement for the year even through half related to the next financial year। मतलब क्या हुआ कि बिजनेस ने इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो दी है, जो कि हाफ इस साल की है और हाफ नेक्स्ट ईयर की है। लेकिन बिजनेस ने तमाम की तमाम जो है डेप्रिसिएशन, सॉरी इंश्योरेंस का जो एक्सपेंस है वो सारे का सारा इसी साल रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब अकाउंट, आसान अल्फाज में जो लोग अप्रूव प्रीपेड मेरे साथ कर चुके हैं कि अकाउंटेंट को नहीं आता, उसको कॉन्सेप्ट नहीं है, बस उसको पेमेंट रिसीव करना और पे करना आती है। वो ये सारे प्रोविजंस अप्लाई नहीं करता। वो जब कुछ पे करता है तो सारे का सारा बैंक तो क्रेडिट करता है, तो किसी एक हेड को डेबिट कर देता है। उसने सारी की सारी अमाउंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर दी, प्रीपेड का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं किया। तो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज नॉट बीन अप्लाइड, कौन से कॉन्सेप्ट की वॉयलेशन हुई है? तो बहुत आसान है, इसके मैं सारे रीड भी नहीं करूंगा। ही डिड नॉट अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये वाला प्रिंसिपल जो है उसने बाईपास किया। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नॉन करंट एसेट की कॉस्ट से रिलेटेड होता है। ड्युअलिटी इज रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। मनी मेजरमेंट तो अभी दो दफा ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है, मैचिंग या फिर इसको अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, आपका भी एग्जामिनर की मर्जी है, मैचिंग की जगह अप्रूवल लिख दे तो आप दोनों से थ्रू होने चाहिए। उसके बाद आता है व्हाट इज मीन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है,
तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं जरा पढ़ लें। ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन अ मनी टर्म्स। ये तो मॉनेटरी जो हमारी मनी मेजरमेंट है उस पर आ जाता है। गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज आर नॉट रिकॉर्डेड। नहीं जी, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर गुड्स जो है वो रिकॉर्ड वो ओनर विड्रॉ करेगा तो वो लाजमी तौर पे रिकॉर्ड होंगी। It is assumed that the business will continue to operate indefinitely, indefinitely, ठीक है, indefinite period। तो ये तो पूरे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये गोइंग कंसर्न आ जाता है। तो लास्टली द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। जब ये हम करते हैं बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि बिजनेस, तो देर आर टू सेपरेट एंटिटीज, बिजनेस एंड ओनर। तो हमें जो अकाउंटिंग परफॉर्म करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, तो हमें ये वाला पॉइंट जो है वो रेस करना है। इसके ऊपर डी इज द आंसर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रीजंस फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दैट मीन्स के इसमें तीन स्टेटमेंट जो है ना वो करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। कि कौन से, दोबारा पढ़ देता हूँ। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द रीजन फॉर यूजिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इनमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के यूज को एक्सप्लेन नहीं करता। असिस्ट व्हेन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज, इंटरनेशनल आईएएस जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, तो ये दिस कुड नॉट बी द आंसर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये कंपैरिजन जब करते हैं आईएएस जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक जैसा दिखने पे मजबूर करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, तो उनको कंपेयर किया जा सकता है। इम्प्रूव्स द रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, बिल्कुल जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो फेयर होते हैं जब आप आईएएस अप्लाई करते हैं। नैरो द एरिया ऑफ डिफरेंस इन अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जी बिल्कुल। अगर आप आईएएस पे के मेथड्स को यूज करते हुए अकाउंटिंग परफॉर्म करेंगे तो आपके पास डिफरेंसेस के एरिया बहुत कम हो जाएंगे। दैट मीन्स डी इज द आंसर, मेक द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस टाइम कंज्यूमर। बहुत ही लेम आंसर है। आईएएस के पर्पस हरगिज भी ये नहीं है कि आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो। सो डी इज द आंसर। ये सारे जो 6 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं 2 पेपरों के, ये सिर्फ ये बताने का मकसद था कि भाई यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपके 3-4 मार्क्स भी अगर कहीं से सिक्योर होते हैं तो एवरी मार्क रियली मैटर्स, ठीक है। तो आपने इसको देखना है। इसके अलावा जब इसकी और एप्लीकेशंस कहाँ पर आती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस के अंदर जब डेप्रीसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और अक्रूड एंड प्रीपेड के टॉपिक के अंदर जो है अगर ये क्वेश्चंस आए तो लाजमी तौर पे इसका इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब अगर कोई अक्रूड प्रीपेड का लेजर अकाउंट बनाने को दिया हुआ तो फिर वो पूछ लेते हैं कि एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग और अक्रूवल हैज बीन अप्लाइड, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे भी यही सवाल आ जाता है कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन दैट हाउ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्लाई विद अक्रूवल और मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो या इस तरह पूछ लेते हैं हाउ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या कहते हैं इज एन एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल और क्या कहते हैं अक्रूवल और मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस तरह की बातें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सप्लेन द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बाकायदा बाकायदा एक्सप्लेनेशंस भी आ जाती हैं, एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे सेपरेट अगर मेरे पास लिखे हुए भी हैं तो उनको कराने का फायदा नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो जब आप वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो कि डेप्रिसिएशन बैड डेट वगैरह की, तो वहां पे जो थ्योरी होगी वो आप मेरे लेक्चर के बाद उसको कनेक्ट करेंगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। अब आप इसकी तैयारी कर लें। ये 2 लेक्चर्स हैं और आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी रिगार्डिंग दिस, एंड दिस विल इंश्योर एटलीस्ट 5 मार्क्स इन योर पेपर। थैंक यू सो मच।